प्यारे साथियों, आप सभी का मैथ हब खावा में स्वागत है। मैं आज क्लास 10 मैथ का बिना विकल्प का यानी विदाउट ऑप्शन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किया हूँ, जिसकी संख्या 20 है और ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखें और समझकर लाभ उठाने का प्रयास करें। तो मैं 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यदि कॉस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा का मान क्या होगा। हम आंसर इसका आंसर बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप लोग आंसर को बनाइए, उसके बाद कमेंट में भेजिए कि आपका कितना सही होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन को आप लोग तैयार करेंगे। नंबर 2, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। एक बार रिपीट करता हूँ, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, यानी ये दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है। अब नंबर 3 है, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का डॉट 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 होता है। यहाँ खाली जगह को भरना है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का डॉट 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 होता है। ये आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, ये 9 क्लास से लिया गया है। अब है नंबर 4 है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनके त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है। यानी दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए कहता है, उसका त्रिज्या दिया हुआ है, वो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि यदि 6, 8, 9, 6,8,9, x का माध्य 7 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान निकालने के लिए कहता है, इस आंकड़े का माध्य 7 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं नंबर 6। अब नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई डैश या ई बार इसको बोला जाता है, यानी ई पर आवर्त लगा हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ई की नहीं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रायिकता दिया हुआ है, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता दिया है और उसी का प्रायिकता नहीं का क्या कहता है, यानी कि उसका प्रायिकता नहीं हो तो उसका क्या होगा। जैसे एक घटना घटित होने का प्रायिकता दिया रहता है तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या निकालना क्या होगा, वही कहा जा रहा है। अब दिया है नंबर 7, यदि अल्फा बीटा, ये गलत लिखा गया है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल इतना इतना हो तो द्विघात समीकरण दिया हुआ x² + x - 2 बराबर 0 हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। ये 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, x² - 4x + b बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। हम लोग द्विघात समीकरण में विविक्तर निकालने के लिए पढ़ चुके हैं, यानी डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए कहता है, डी निकालने के लिए कहता है। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 4x² - 1 बराबर 0 के हल समुच्चय क्या होंगे। यानी ये द्विघात समीकरण है, इसका समुच्चय, इसका हल जो है, हल को निकालना है, उसी में से हल जो आएगा वही हल समुच्चय कहलाएगा। यानी समुच्चय जो है वो संग्रह कहलाता है, यानी इसके कितने हल होंगे, 1 हल होंगे, 2 हल होंगे, 3 हल होंगे, जितने भी हल होंगे उसको संग्रह करना यानी कि जमा कर देना है, तो वही जो है हल समुच्चय इसका कहलाएगा। अब नंबर 10 है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी 1 से लेके 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग करना है, ज्ञात करना है, वो कितना होता है 1 से लेके 100 तक के प्राकृत संख्याओं का योग। अब नंबर 11 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 दिया है, तो कहता है संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, क्या होगा। यानी दो समरूप त्रिभुज दिया है और दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ 9:16 है, तो संगत भुजा यानी उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। नंबर 12 है, बिंदु -3, 4 -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। ये कह रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। अब है नंबर 13, बिंदु -6, 11 में भुज का मान क्या होगा।
इसमें भुज का मान पूछा जा रहा है, भुज और कोटि, तो यहाँ पर भुज का मान पूछा जा रहा है। अब नंबर 14 है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है। एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और उसकी छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है। अब 16 नंबर संख्या है 23.43 पर आवर्त लगा हुआ है, तो कहता है पी क्यू का मान क्या होगा, यानी पी बटे क्यू का रूप क्या होगा, पी बटे क्यू का मान क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। यानी एक गोला है, शीशा का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में बनाना है, तो यानी कि कितने 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नंबर 18 है बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में होगा। ये चतुर्थांश पूछा जा रहा है कि 4 - 3 जो है किस चतुर्थांश में होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 3 8 7 8 6 7 यानी 2, 3, 8, 6, 7 का मध्यिका क्या होगा। इस आंकड़ा है, इस आंकड़े का मध्यिका निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब नंबर 20 है यदि cos A बराबर 4/5 हो तो tan A का मान निकालने के लिए कह रहा है। यानी cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो tan थीटा यानी tan A का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा समय देता हूँ, इतने समय में आप लोग सारे प्रश्नों को हल करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजें कि आपका कितना सही होता है। दोस्तों अब मैं इन सारे क्वेश्चनों यानी 20 क्वेश्चंस का हल बनाने जा रहा हूँ, हल करने जा रहा हूँ। अब किसका आंसर कितना आता है वो आप लोग देखें। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है cos थीटा बराबर x दिया है, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो पहले हमें ये जानना है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो हमें cos थीटा तो पता है, हमें निकालना है sin थीटा। अब sin थीटा का भी तो सूत्र होता है sin थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 हो गया और cos थीटा का मान दिया हुआ x का स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया √1 - x स्क्वायर। ये मान हो गया साइन थीटा का। और cos थीटा का तो हमको मान पहले से पता है, cos थीटा बराबर कितना है x। अब यहाँ पर हम tan थीटा में मान बैठा देंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमारा कितना है √1 - x स्क्वायर, और बटा cos थीटा का मान हमको पता है x है। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर होता है √1 - x स्क्वायर बटा x। 1 नंबर का हमारा ये आंसर होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या कहता है, नंबर 2 हमारा कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो ये tan थीटा का मान निकालने के लिए कहता है। क्या कहता है tan थीटा बराबर निकालने के लिए कहता है। तभी हम इसके जस्ट ऊपर में बताए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है साइन cos थीटा से भाग दे देंगे, दोनों तरफ cos थीटा से भाग देने पर, तो इधर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा cos थीटा बटा cos थीटा। तो साइन थीटा बटा cos थीटा सूत्र क्या हो जाता है tan थीटा, और cos थीटा में cos थीटा से भाग लग जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, क्योंकि हमको समझाने के ख्याल से हम इतना लंबा चौड़ा बना रहे हैं। आप लोग ऑब्जेक्टिव इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये इधर गुना में है तो इधर आके भाग लगेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो ये साइन थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं तो 1 बचता है, इसलिए साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर दाहिना साइड क्या होगा 1 होगा। तो इतना शॉर्ट में आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। हमारा 3 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का डॉट 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 होता है।
तो इसे 3 नंबर, आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर क्या कहता है कि किसी वृत्त की परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का डॉट 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 होता है। किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का डॉट 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 होता है। तो अब इसको फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे। ये क्लास आप 9 में पढ़े होंगे। इसका फिगर है, एक वृत्त मैंने बनाया। अब ये केंद्र ले लिया, अब ये चाप मैंने ले लिया। इस चाप से केंद्र पर बना कोण और इसी चाप से परिधि पर बना कोण, इसी दोनों चाप से परिधि पर मिला दिया। तो यहाँ यदि मान लिया जाए 60 डिग्री का कोण बनता है तो परिधि पर जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। आप ये याद रखेंगे कि एक ही चाप द्वारा, ये थ्योरम है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। यानी परिधि पर यदि 30 बनता है तो केंद्र पर 60 डिग्री बनता है। यदि केंद्र पर 60 डिग्री बनता है तो परिधि पर उसकी आधी होती है। यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वृत्त में परिधि पर बना कोण केंद्र पर के कोण का क्या होता है। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि परिधि पर कोण 30 डिग्री है तो केंद्र पर 60 डिग्री है, तो यानी कि केंद्र पर के कोण का आधी होगी। केंद्र पर के कोण का, यहाँ देखिए फिर स्पष्ट कीजिए, केंद्र पर के कोण का, तो केंद्र पर के कोण का क्या होगा, आधी होता है। ये हमारा हिसाब कह रहा था, इसलिए 3 नंबर का आंसर क्या होगा, आधी। अब हमारा 4 नंबर क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में। यानी दो वृत्त है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है यदि उसकी त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर 4 R1 अनुपात R2 दिया हुआ है। R1 अनुपात कितना, R2 दिया 2:3, 2:3 दिया हुआ है। तो R1 अनुपात R2 क्या हो गया, 2:3 हो गया। अब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कहता है तो पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर और बराबर क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर। ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। अब यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए, अब यहाँ पर मान बैठा दिए, पहले पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल कर दिए। R1 बराबर कितना है, 2 का स्क्वायर। R2 बराबर कितना है, R1 बराबर 2, R2 बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और बटा हो गया 9। अब इसको हम अनुपात में लिख देंगे तो हमारा कितना होगा, आंसर हमारा होगा 4:9। ये हमारा आंसर हो गया 4 नंबर का। फिर से एक बार बता देते हैं, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा यदि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो त्रिज्या का अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर 2:3 दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। यहाँ पर R1 और R2 दो वृत्त है तो इसलिए हम पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर लिखिए। अनुपात में लिखना है तो बटा में लिख दिए। फिर इसको जो है पाई पाई कट गया ऊपर ऊपर, अब बचा R1 स्क्वायर। अंत में क्या बचा, R1 स्क्वायर बटा क्या बचा, R2 स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो गया, R1 के जगह पर 2 लिखेंगे, R2 के जगह पर 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी 4 अनुपात। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, सीधा सीधा क्या करना है, जो भी दिया हुआ रहे सीधा उसका वर्ग कर देना है। मान लीजिए हमारे पास 3:4 देता है तो हम सीधे सीधे इसका अनुपात क्या लिखेंगे, 9:16, यानी 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब मान लीजिए 5:6 देता है तो हम इसको सीधे सीधे 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 25 और अनुपात क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को बनाना नहीं है, इसके लिए कलम नहीं उठाना है और ऐसे ही बना देना है। सिर्फ याद रखना है कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर होता है और उसको सिर्फ वर्ग कर देना है। जो अनुपात दिया हुआ रहे उसी अनुपात को वर्ग कर दीजिए तो वो जो है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाता है। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि 6, 8, 9 x का माध्य 7 हो तो x का मान क्या होगा। यानी कह रहा है 6, 8, 9 x, इसका माध्य दिया हुआ है 7 है, का माध्य 7 है।
तो x का मान निकालने के लिए कहता है। इस x का मान कितना होगा? तो हम लोग माध्य का सूत्र पढ़ लिए हैं। माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग और बटे क्या होता है? परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। अब माध्य की जगह पर हम 7 लिख देंगे और इधर सभी परीक्षणों का योग करेंगे। 6 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ x, और कितने परीक्षण हैं? 1 2 3 4 परीक्षण हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे। 6 8 14 14 9 23, 23 जोड़ x, और 23 जोड़ x हो गया। अच्छा, एक लाइन और लिख देते हैं। 7/1 बराबर 23 जोड़ x, और बटा कितना हो गया? 4। अब इसको क्या कर देंगे? वज्र गुणन। क्या कर देंगे? वज्र गुणन करने पर इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम वज्र गुणन जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 23 जोड़ x बराबर 7 गुना 4 हो जाएगा। 7 गुना 4, तो 23 जोड़ x बराबर 7 जो कितना हो जाएगा? 28। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 28, और ये इधर 23 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आंसर। तो हमारा 5 नंबर का आंसर क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ गया आपको? इस तरह का प्रश्न हर एक साल बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। x का मान निकालने के लिए कहता है, तो सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या याद रखना है। माध्य बराबर ये सूत्र होता है। अब हम देखते हैं नंबर 6। हमारा 6 नंबर क्या कहता है? यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 0.05 हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पर आवर्त लगा हुआ है की प्रायिकता क्या होगा? तो हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। हम लोग क्वेश्चन 6 के लिए एक सूत्र पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में। क्या पढ़े हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका मान 1 होता है। यानी कि किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित नहीं होना, दोनों का प्रोबेबिलिटी का योग जो है 1 होता है। ये बातें याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया हुआ है 0.0। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है और ये निकालने के लिए कह रहा है। बराबर क्या होगा? 1। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 0.5। तो क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम यदि माइनस करते हैं, 1 में 0.05 को घटाते हैं तो हमारा 0.95 होता है। यानी 0.95 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन रहता है कि किसी खेल के जीतने की, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.05 है तो खेल के हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो हारने की प्रायिकता 0.05 होगा। किसी बच्चे के जन्म लेने की प्रायिकता 0.05 है तो उसको जन्म लेने की नहीं की प्रायिकता क्या होगा? तो इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना, मुख्य सूत्र इसका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बराबर 1 होता है। यहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसी के आधार पर आपको ये पूछे तो ये निकल जाएगा, इसको पूछे निकालना तो ये निकल जाएगा। यानी किसी एक को यदि दिया हुआ रहेगा तो मान बैठा के हल कर लेना है। अब हम देखते हैं नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 है। यानी एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण है। वो क्या है? x² प्लस x माइनस 2। 8 नंबर, x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 निकालने क्या कहता है? 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा। एक बार मिलान कर लेते हैं। x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 दिया है, 1 बटा अल्फा 1 प्लस बीटा का मान निकालने कहता है। तो ये सब हिसाब को हमें शॉर्ट तरीके से बनाना है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पर पहले इसको हल करते हैं। इसको यदि हम हल करते हैं तो क्या हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग सूत्र पढ़ लिए माइनस बी बटा ए। बी के जगह पर 1 है, माइनस सूत्र से आ गया, और ए के जगह पर भी 1 है, तो ये हल करने के बाद -1 आता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बटा ए। सी के जगह पर यहाँ -2 है और ए के जगह पर 1 है। इसको भी हल करने के बाद हमारा कितना आता है? -2 आता है। अब ये दोनों का मान यहाँ पर बैठा देना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आया? -1। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना आया? -2। इस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1/2 1/2 होगा। हमारा जो है आंसर 1/2 होगा।
तो इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 4x² - 1 = 0। 4x² - 1 = 0 के हल समुच्चय क्या होगा। यानी ये द्विघात समीकरण है, इसका हल निकालने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर समुच्चय शब्द जुड़ा हुआ है। ये आप लोग 11 में पढ़ेंगे। समुच्चय का मतलब होता है संग्रह, यानी इसके जितने भी, इस द्विघात समीकरण के जितने भी हल होंगे उसको संग्रह करना है, वही जो है हल जो है, वही हल जो है समुच्चय कहलाएगा। यहाँ पर समुच्चय से घबराना नहीं है। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² - 1 = 0। अब इसका हल निकालना है, और वही जो हल निकलेगा वही उसका जो है आंसर होगा। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ें, 4x² बराबर, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो गया। अब x² बराबर 4 गुना में है तो इधर आके क्या हो गया, भाग लग गया। x बराबर, ये स्क्वायर जो है इधर आके किस में बदल गया, रूट में बदल गया। अब 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, +- 1/2 होता है, +-1/2 होता है। यानी x बराबर हमारा 2 मान आया, एक मान क्या आया, -½ एक मान क्या आया, +½ और यही है हल समुच्चय। यानी दो हल निकले। कितना हल निकला, 2 हल। ये दोनों हल जो है इसका आंसर होगा, यानी कि ये जो है हल समुच्चय बन गया। अब हम लोग देखते हैं नंबर 10। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, 100। अब हमारा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या कहता है, 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम लोग 100 प्राकृत संख्या कह रहा है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कहाँ तक हमको जोड़ने कहता है, 100 तक जोड़ने के लिए कहता है। तो हम इतना नहीं जोड़ पाएंगे, हम इसको सूत्र के माध्यम से जोड़ेंगे। हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, n = 100। कितनी संख्याओं को जोड़ना है, 100 संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, n = 100। तो प्राकृत संख्याओं का योग सूत्र होता है, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n + 1/2। n बराबर हमारा कितना है, 100। n + 1 यानी 101 और बटा क्या हो जाएगा, 2। ये 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में। अब हमारा फाइनल क्या होगा, 50 × 101। अब इससे इसको हम गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे तो ये 505 होगा, और एक जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर जीरो बैठा देंगे, और ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब इसे लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, आप लोगों को लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये सूत्र लिखना है, n + 1/2। ये भी नहीं लिखना है, सूत्र भी नहीं लिखना, 100 × 101, 100 × 101/2, यानी इतना शॉर्ट बनाना है, 100 × 101/2। अरे इससे इसको कटा देना है, और शॉर्ट में गुना करके और तुरंत आप लिख देंगे 50 और 50 होगा आंसर। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से बनाने का इसे प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कम समय रहता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 11। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। 2 समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 दिया हुआ है, तो कहता है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, हम लोग पढ़े हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अब हम देख लेते हैं नंबर 11 क्या कहता है। 11 में 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, मान लिया जाए एक त्रिभुज है ये और दूसरा त्रिभुज है ये, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9:16 है। कितना दिया हुआ है, 9:16, यानी 9 हम 16 लिख दिया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ें, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। 2 समरूप, लिखना नहीं है आप लोगों को, खाली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, बराबर होता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DEF है। एक त्रिभुज क्या हमारा DE और F है, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF
का क्षेत्रफल और बराबर क्या हो जाएगा, संगत भुजा ए बी का संगत भुजा क्या है, डी, इसका वर्ग हो जाएगा। फिर ये बराबर किसका हो जाएगा, बी सी बटा ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर। फिर ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हिसाब कर रहा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल मान लिया जाए 9 है, डी एफ का क्षेत्रफल 16 है, और संगत भुजा, तो इसका संगत भुजा हम मान लेते हैं ए बी बटा डी है, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट में बदल जाता है, ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बटा डी हो जाएगा। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का वर्गमूल 4, बराबर क्या हो गया ए बी बटा डी। अब इसको अनुपात में बदल देते हैं, तो अनुपात में हमारा क्या हो जाएगा 3:4 बराबर ए बी अनुपात डी। तो दोस्तों इसको इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, क्योंकि हम समझाने के ख्याल से हम इतना लंबा चौड़ा बना दिए। अब देखिए क्या करना है कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो उसका भुजा निकालने के लिए कहेगा तो सीधा ऊपर और नीचे का वर्गमूल कर दीजिए, जितना दिया हुआ, चाहे वो अनुपात में दिया हो चाहे बटा में दिया हो, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ दिया हुआ था 9:16, तो सीधा सीधा दोनों पर रूट कर दीजिए और लिख दीजिए 3:4 हो जाएगा। अब मान लिया जाए दिया हुआ है 16:81 दिया हुआ है, तो दोनों पर सीधे सीधे रूट कर दीजिए और लिख दीजिए 4:9। 100% ये आपका सही होता जाएगा। अब मान लिया जाए दिया है 25/69 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, तो इधर रूट लगा दीजिए, इधर रूट लगा 69 16 लिखा गया 69, तो 5 है 25 और 13 13 69 हो गया। तो ये हमारा सूत्र है कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और भुजा निकालने के लिए कहे तो सीधा सीधा जो है क्षेत्रफल पर आप रूट लगा दें और उसका वर्गमूल निकाल दें, वही आपका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। अब जस्ट इसका विपरीत है कि यदि किसी समरूप त्रिभुजों के भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल निकालने कह दे, ये भी तो हो सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का अनुपात, यानी देखिए भुजा अनुपात भुजा बराबर मान लिया जाए 2:3 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो होगा क्षेत्रफल अनुपात क्षेत्रफल बराबर इसका सीधा वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए और 3 का वर्ग कर दीजिए, यानी 4:9 हो गया। ठीक है, अब कुछ भी दिया हुआ रहे, भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल का अनुपात करने के लिए निकालने के लिए कहता है तो आप सीधा सीधा उसका वर्ग कीजिए, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, भुजा निकालने के लिए कहे तो उस पर रूट लगा दीजिए, जितना दिया हुआ है उस पर आप रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको अच्छी तरह से और देखते देखते बना देंगे। इसके लिए कलम आपको उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, देखिएगा और आंसर आप बता दीजिएगा। नंबर 12, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। यहाँ पर मूल बिंदु से कहा जा रहा है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको बता रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब ये क्या कह रहा है -3,4, तो यहाँ पर होगा 1 2 3, इधर सब माइनस होता है और इधर क्या होगा 1 2 3, यहाँ पर 4 होगा 5 होगा, इधर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इधर -1 होता है, सब संख्या इधर प्लस होता है, 1 2 3 4 ये सब प्लस होता है, इधर -1 -2 -3 होता है। तो ये क्या कर रहा है -3,4 यहाँ पर होगा, -3,4 इस जगह पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3,4। इसका कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ ये कितना दूर होगा। तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से क्या पढ़ें, दूरी सूत्र से पढ़ें x2 - x1 रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ें दूरी। दूरी बराबर, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है x1 y1 है, ये क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। अच्छा, इसी को हम x1 y1 ले रहे हैं, इसको हम x1 y1 ले रहे हैं और इसको हम x2, अंतर नहीं होगा। तो
x2 घटा x1, तो आप -3 में आप 0 घटा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, y2 बराबर 4 है, तो y2 बराबर 4 है और y1 बराबर कितना है, 0 है। इधर भी लिख देते हैं x2 बराबर -3, y2 बराबर 4, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0। तो आप x2 में x1 घटाएंगे, -3 में 0 घटाएंगे और 4 में फिर 0 घटाएंगे और दोनों का वर्ग क्या हुआ होना चाहिए। तब आप -3 में 0 घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर ही होगा। 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा का होल स्क्वायर होगा। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 16 9 कितना होता है, √25 होता है। और हमारा 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो दोस्तों इस तरह का इतना बड़ा लंबा चौड़ा हमें नहीं बनाना है, हमें इसे शॉर्ट तरीके से बनाना है। मूल बिंदु से जब दूरी कहे, याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी कहे तो कलम नहीं उठाना है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र डायरेक्ट हमें सूत्र का प्रयोग करना, हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, हम तो सूत्र ही बना दिए, x² जोड़ y², डायरेक्ट x² जोड़ y² कर देना है। अब यदि मान लिया जाए हमारा एक क्वेश्चन है, यदि वो कहता है 6 और 4 कहता है, 6 4 का मूल बिंदु से क्या होगा, तो आप डायरेक्ट जो है 6 6 का 36 कर दीजिए और 4 चौक 16 कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 52 हो जाएगा, √52। यानी कि दोनों को सीधा सीधा जो है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। 6 6 का 36 और 4 चौक 16, दोनों को जोड़ दीजिए √अंडर। यदि वर्गमूल निकलता था वर्गमूल निकालिए, नहीं वर्गमूल निकलता है तो आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। और एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। 8 और 6 लेते हैं। 8 6 का मूल बिंदु से क्या दूरी होगा, तो डायरेक्ट इसको हम ऐसे मुखस्ती कर रहे हैं, 8 8 64 और 6 6 का 36, 64 और 36 दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है, 100 होता है। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। समझ रहे हैं बात को, कि डायरेक्ट जो है दोनों का वर्ग कर देना है और रूट लगा देना है। यदि वर्गमूल निकलता है तो ठीक, वर्गमूल नहीं निकलता है तो भी ठीक। जैसे इसका 8 8 64 36 दोनों को जोड़ दिया, 100, 100 का वर्गमूल 10 हो गया। तो इस तरह से आप इसे शॉर्ट तरीके में बनाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के ख्याल से इतना लिख रहे हैं। अब नंबर देखते हैं 13, बिंदु -6 11 में भुज का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बिंदु -6 11 में भुज का मान क्या होगा। अब देखिए भुज और कोटि, अब यहाँ पर देखिए नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, भुज -6, 11, इसमें भुज पूछा जा रहा है। तो हम लोग भुज किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये x हो गया, ये x' हो गया, ये y हो गया, ये y' हो गया। अभी तुरंत बना के दिखाएं। ये मूल बिंदु हो गया 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो गया। इधर जो भी हमारा लिखाएगा सब प्लस में लिखाएगा, इधर जो भी लिखाएगा माइनस में लिखाएगा, और इधर भी माइनस में लिखाएगा, और इधर फिर क्या लिखाएगा, प्लस में लिखाएगा। अब देखिए ये कार्तीय तल इसको बोला जाता है। कार्तीय तल की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे सपोज कीजिए कि हमको एक बिंदु, किसी प्लेन में एक बिंदु है, किसी समतल में एक बिंदु P है। अब इस बिंदु की स्थिति को हमें जानना है कि यह बिंदु जो है कहाँ पर है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं। ये एक प्लेन को 4 भागों में बांट देते हैं। एक प्लेन को एक इधर का जो भाग है इसको बोलते हैं x, वो x', इधर को कहते हैं y', यानी कि ये दो रेखा है, x और y'। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर। तो इसमें हम यहाँ से क्या करते हैं, P बिंदु से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, और यहाँ से फिर जो है हम y अक्ष पर भी लंब डाल देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, यानी y अक्ष से यहाँ से हम दूरी देखते हैं तो ये बिंदु कितनी दूर पर है, 4 पर है। तो इसको हम 4 लिख दिए। और यहाँ से x अक्ष से ये कितना ऊपर है, तो 3 के ऊपर में है। तो इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक, यानी P बिंदु का निर्देशांक 4 और 3 हो गया। और 4 जो होता है इसी को हम लोग भुज कहते हैं, और 3 जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं,
कोटि कहते हैं। यानी कि इसको x भी कहते हैं और इसको y भी कहते हैं। यानी जब भी कोई बिंदु, जैसे हमको 3 और 4 लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग x निर्देशांक मानते हैं। और ये यानी कि ये क्या है, y अक्ष से दूरी बता रहा है। यानी ये x जो है 3 जो है ये y अक्ष से कितनी दूरी पर है, और ये जो बता रहा है ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह की भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि y अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं। y अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं। और x अक्ष से लंबिक दूरी को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यहाँ से यहाँ ऊपर कितना गए, तो 3 गए, तो ये कोटि हो जाएगा। और y अक्ष से जो दूरी हुआ इसको हम लोग भुज कहते हैं। तब आपको पता होगा कि यहाँ पर भुज क्या होगा, इसमें भुज क्या होगा, x वाले को भुज कहते हैं। नहीं इतना याद रहेगा, इतना समझाने के ख्याल से लिखा जा रहा है। यहाँ पर पहला जो पद होगा वो x होगा और दूसरा जो पद होगा वो y होगा। और पहले पद को हम लोग भुज कहते हैं और दूसरे वाले पद को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इस तरह से भुज हमारा कितना हो गया, -6 हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, -6 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम इसको पहले लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान निकालना हमको। तो हम कैसे इसका मान निकालेंगे, तो 8 सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब माइनस फिर इधर क्या हो जाएगा, 8 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, 8 × 1 8 हो जाता है, 8 × टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाता है 8 टेन स्क्वायर थीटा। और माइनस इधर क्या बच जाता है, 8 टेन स्क्वायर थीटा। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों कट के कितना हमारा बचता है, 8 बचता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर क्या होगा, हमारा 8 होगा। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, कहता है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है। एक 8 में कहाँ चले गए, एक 6 मीटर 15 नंबर, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर है। तो कहता है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर पहले एक 6 मीटर खंभा बना दिया, इसका छाया बना दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया तो ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन जाएगा। ये 6 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया कितनी है, 2 मीटर। ये क्या है, इसका नाम क्या है, खंभा, और इसका ये क्या है, छाया है। अब यहाँ पर कहता है उन्नयन कोण, यहाँ पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा ये कहा जा रहा है। यहाँ पर उन्नयन कोण ये कितने डिग्री का बनेगा। तो अब हमें यह देखना है कि ये क्या है, लंब है। ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे, तो टेन थीटा का यूज करेंगे। तो हमारा टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। तो यहाँ पर टेन थीटा तो हमको निकालना है, थीटा ही तो हमको निकालना है। P बराबर हमारा कितना है, 6, और B बराबर हमारा कितना है, 2√3। अब इससे कट जाएगा, 2 तिया 6, तो हमारा क्या बचता है, 2/√3। अब हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण करना है तो √3 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो हमारा अब क्या हो जाता है, 2√3, और √3 × √3 क्या हो जाता है, √3। लगता है कहीं गड़बड़ हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन 2√3, दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। 2 तिया 6, यहाँ पर 3 लिखना था, हमें 2 लिख दिया। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा। अब देखिए, अब जरा 3√3 हुआ, ये क्या हुआ, 3√3, 3√3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, 3√3 बटा √3, √3 × √3 यहाँ पर नीचे फिर गलत हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 3√3 बटा 3, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, √3। अब टेन थीटा बराबर क्या हो गया, √3। टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, √3। अब टेन में किसका मान √3 होता है, तो टेन में 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन थीटा बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और ये कटा देंगे तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यही उन्नयन कोण हो गया। यही जो है उन्नयन कोण हो गया। उन्नयन कोण बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यदि खंभा का ऊंचाई दिया हो, छाया दिया हो, तो
इस सूत्र पर बैठा के आप जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत आता है, हो सकता है कर्ण दिया हो, लंब और कर्ण दिया हो सकता है आधार और कर्ण दिया हो, यानी कुछ भी दिया हो, तो अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ें, जिस त्रिकोणमितीय अंतर्गत के अंतर्गत आता है उसको आप बैठा के और उन्नयन कोण का मान आप निकाल सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 23.43 पर आवर्त लगा हुआ है, तो इसे कहता है पी बटे क्यू के रूप में क्या होगा इसका मान। तो देखते हैं इसका आंसर। 16 नंबर में क्या है, 23.43 पर आवर्त लगा हुआ है, इसको कह रहा पी बटे क्यू के रूप में। देखिए इसका नियम क्या है, इसका मैं नियम बता रहा हूँ, इसका सूत्र मैं बता रहा हूँ। इसका सूत्र क्या होगा, पहले आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, दशमलव वगैरह कुछ नहीं देखना है, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब यहाँ पर आप माइनस दीजिए और दशमलव के बाद जितने अंकों पर आवर्त है आप उसे माइनस कर दीजिए, ठीक है, बट्टा अब दशमलव के दाहिने तरफ जितने अंकों पर आवर्त है, जितने अंकों पर आवर्त है उतना आप 9 लिख दीजिए, ठीक है, उतना आप 9 लिख दीजिए। यही नियम है। यदि यहाँ पर एक भी संख्या पर आवर्त नहीं रहता तो यहाँ पर एगो जीरो लिखते। दो संख्या पर आवर्त नहीं रहता, दशमलव के दाहिने तरफ यदि दो संख्या पर आवर्त नहीं रहता तो 2 ठो हम जीरो लिखते। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है और दोनों संख्या पर आवर्त लगा है तो 2 ठो हम 9 लिख देंगे। अब जो है ऊपर वाले को घटा दीजिए, तो 2343 में 23 घटेगा, सॉरी ये घटेगा, उल्टा हमने घटा दिया, ये घटेगा 2343 में दशमलव के बाएं संख्या जो है उसको घटाना है पहले, यानी कि 2343 लिख दिया और दशमलव के दाहिने तरफ जो भी संख्या है उसी को माइनस करना है। तब 2343 में 2343 घटा 23 और बराबर कितना हो गया 99, तो ये कितना हो जाएगा 2320 हो जाएगा, 2320 हो जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। तो इस तरह का ये आंसर इसका हो जाएगा। तो 16 नंबर का हमारा आंसर 23,2320/99 हो गया। अब हम देखते हैं 17 नंबर। हमारा 17 नंबर क्या कहता है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है। देखते हैं 17 नंबर, यानी एक गोला है, इतना बड़ा गोला का फिगर इस तरह होता है। ये r बराबर कितना है 8 cm। अब इसको छोटे छोटे गोलों में, यानी कि एक सेंटीमीटर यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए गोले की संख्या, बनाए 1 सेंटीमीटर वाले गोले की संख्या बराबर क्या होगा बड़े गोले का आयतन और बटे क्या होता है, सूत्र क्या होता है छोटे, यानी छोटे गोले का आयतन, ये सूत्र होता है। 1 सेंटीमीटर वाले गोले की संख्या, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाले गोले की संख्या कितनी होगी जो बनाया जाएगा, तो बड़े गोले का आयतन और बटे छोटे गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोला का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका क्या हो जाएगा 4/3 गुना पाई और इसका त्रिज्या कितना 8, तो 8 गुना 8 हो जाएगा। नीचे छोटे गोले का आयतन, इसका भी सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो आर में कितना हो जाएगा 1 गुना 1। तो अब देखिए इसमें क्या होगा 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों को गुना कर देना है। इसमें 1 से गुना करके भाग देंगे या कटाएंगे तो एक ही आएगा 8 गुना 8 और ये कितना हो जाएगा 512 गोले बनेंगे। दोस्तों इस तरह के सवाल को इतने लंबे चौड़े से नहीं बनाना है। जब हमें गोला दिया हुआ है कि इतना गोला है, इस मैंने बड़े गोले का त्रिज्या इतना है, छोटे गोले की त्रिज्या इतना है, तो कितनी छोटे गोले की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो इतना लंबा चौड़ा करके इतना सूत्र नहीं लिखना है। एक अब उदाहरण लेते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लिया जाए एक गोला है जिसका त्रिज्या जो है, बड़े गोला है उसका त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर है। बड़े गोले का त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर
त्रिज्या है और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में उसको बनाना है। 9 सेंटीमीटर है और उसको 1 सेंटीमीटर बनाना है, तो सीधा क्या करना है आपको 9 गुना 9 गुना 9 कर देना है और बटा 1 गुना 1 गुना 1 कर देना है। 1 गुना 1 गुना 1 करने की आवश्यकता भी नहीं है, सिर्फ आप 9 गुना 9 गुना 9 कर दीजिए। 9 गुना 9 गुना 9 जितना आता है वही आपका आंसर हो जाता है। अब इसी को हम दूसरे जो हिसाब है, अभी 8 सेंटीमीटर का गोला है और उसको 2 सेंटीमीटर में काटना है। अब यदि 2 सेंटीमीटर में काटना है तब क्या करेंगे हम 8 गुना 8 गुना 8 कर देंगे और नीचे जो है 2 गुना 2 गुना 2 लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 4 चौक 16 चौक कितने गोले बनेंगे? 64 गोले बनेंगे। तो जो बड़ा गोला होगा बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन से भाग दे देना है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें त्रिज्या जो होगा उसको आप 3 बार लिख दीजिए और छोटे गोले की त्रिज्या को आप नीचे 3 बार लिख दीजिए। जितना कटता है उसको आप कटा के छोटा से छोटा कर दीजिए, बस वही हो जाएगा उसका आंसर। ये नहीं कि इतना बड़ा लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसे कम समय में ही हमें बनाने का ज़रूरत है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 4 कोमा -3 किस चतुर्थांश में है? अभी तुरंत एक चतुर्थांश का हिसाब आप लोगों को बना के दिखाए, यहाँ पर है ये चतुर्थांश वाला हिसाब। सेम इसी तरह से देखना है कि किस चतुर्थांश में है। फिर एक बार हम न्यू सीरीज से बना देता हूँ। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये वाई डैश होता है, ये होता है फर्स्ट से, ये होता है सेकंड और ये होता है थर्ड, और ये क्या होता है? इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब ये लिखा है कि 4 - 3, ये कहाँ पर है? ये बिंदु कहाँ पर है? तो इधर आपको पता है 1 2 3 4 प्लस में होता है, इधर -1 -2 -3 -4 प्लस में माइनस में होता है, इधर 1 2 3 4 इधर भी प्लस में होता है और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 नीचे जाता है। अब ये बिंदु कहाँ पर है, इस बिंदु को पता करना है। तो ये हमने अभी तुरंत बताएं, थोड़ा देर पहले बताएं कि ये x है और ये क्या है? y है। यानी x का मतलब है कि y अक्ष से दूरी। तब देखिए यहाँ पर y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये y अक्ष है। यहाँ से कितनी दूर हमको जाना है? प्लस की ओर जाना है। एक्स अक्ष में भी एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, हमको 4 है प्लस में, तो हम प्लस की ओर जाएंगे, इधर की ओर धनात्मक होता है। इधर की दूरियां जो होता है वो धनात्मक होता है और इधर की दूरियां जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो ये +4 है, तो हम यहाँ पर चले आए +4, इधर 5 भी देते हैं, हम 6 भी देते हैं, इधर 7 भी देते हैं, +4 चले आए। अब ये क्या कहता है? वाई अक्ष की दूरी माइनस में हो। अब जरा आप सोच सकते हैं कि वाई अक्ष ये वाला है, यहाँ से यहाँ वाई अक्ष है, यहाँ से यहाँ क्या है? वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष की दूरी ये क्या कहता है? -3, यानी एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? -3 में। तो हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है प्लस है हमारा। हम किधर जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे। तब देखिए यहाँ पर नीचे -3 है, हमें नीचे कितना दूरी जाना है? -3 जाना है, तो यहाँ पर -3 है, हमको दिखाई दे रहा है। तो अब ये हो गया +4 और ये हो गया -3। अब इसको आप मिला दीजिए, इधर इधर से मिला दीजिए। ये आप ग्राफ कॉपी में यदि बनाएंगे तो ये तो लाइन उसका खिंचा हुआ रहता है, तो इसका यानी कि यहाँ पर कोई बिंदु है, एक मान लिया जाए P बिंदु है, इसका निर्देशांक क्या हो गया? 4 -3। ये अब किस चतुर्थांश में है अब आपको पता चलता होगा। ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश में है। इसी तरह से आपको चतुर्थ पाद लिखिए या चतुर्थ चतुर्थांश आप लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका हम कॉन्सेप्ट बता दिए कि किस चतुर्थांश में होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मान लिया जाए आपको पूछा 30 कहाँ पर है? 30 कहाँ पर है? किस पाद में है? लिखा रहेगा किस पाद में है, ठीक है, किस पाद में है। ये ऑप्शन रहेगा प्रथम, दूसरा ऑप्शन रहेगा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन रहेगा तृतीय और चौथा ऑप्शन रहेगा एक्स अक्ष। क्या रहेगा? एक्स अक्ष। अब आप ढूंढिए कि ये कहाँ पर होगा। देखिए ये जो है एक्स अक्ष पर होगा। कहाँ पर है 30? हम यहाँ पर देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। पहले हमको देखना है कि ये एक्स है, ये क्या है? एक्स है, और ये क्या है? वाई है। तो हमको वाई अक्ष से दूरी जाना है 3, किधर जाना है? प्लस की ओर जाना है। तो हम यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ तक पहुँच गए,
ये यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है, हम 3 चले आए। अब यहाँ से चाहे तो ऊपर जाना है चाहे तो नीचे जाना है, चाहे तो ऊपर जाना है चाहे तो नीचे जाना है, क्योंकि वाई एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग वाई कहते हैं, वाई अक्ष से दूरी को हम लोग एक्स कहते हैं। तो यहाँ पर वाई अक्ष से यानी एक्स अक्ष से चाहे तो ऊपर जाना है चाहे तो नीचे जाना है। तो भाई कितना जाना है भाई, तो शून्य जाना है। कितना जाना है, शून्य जाना है। यानी कि शून्य का मतलब होता है कि यानी कि एक्स अक्ष से ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे जाना है। जरा सा भी हम ऊपर की ओर चले जाते हैं तो वो जो है प्लस हो जाता है, और जरा सा भी नीचे चले जाते हैं तो वो ऋणात्मक में चले जाते हैं, जबकि ये जीरो ही कहता है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स अक्ष पर मान लीजिए हमारे हथेली पर एक कलम है, तो हमारे हथेली पर कलम जो है कितनी ऊपर है, तो ना तो हमारे हथेली से ऊपर है ना तो हमारे हथेली से नीचे है। और सपोज दैट हम देखते हैं हथेली पर एक कलम रखा मैंने, अब ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कि हथेली पर कलम जो है वो हथेली से कितना ऊपर है और कितना नीचे है, तो ये ना तो हथेली से ऊपर है ना तो हथेली से नीचे है। इसी प्रकार जस्ट जो है ये जो जीरो यानी कि कह रहा है कि 3 जो है यहाँ से यहाँ 3 हो गया, लेकिन ये यानी कि अब ना तो ऊपर जाने का था ना तो जीरो जाने मैंने नीचे जाने का था, यानी इसका निर्देशांक कितना हो गया, 3 जीरो हो गया। यानी कि इस बिंदु को मान लिया जाए, एक बिंदु हमने यहाँ पर एस बिंदु ले लिया, एस बिंदु जो है कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। एक दूसरा तरीका, अब मान लिया जाए इस तरह के क्वेश्चन को एक ट्रिक के माध्यम से हमें समझना है, एक ट्रिक के माध्यम से हमें समझना है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है 0 - 6 लिखा है। अब यहाँ पर लिखा है 5 - 5 और 0 लिखा है। अब ये सब कहाँ है, तो देखिए आप ट्रिक को समझिए। यहाँ पर देखना है जो बचा हुआ है, यहाँ पर 3 और 0 को आप देखिए कि ये बचा हुआ है, और इसे आप मुर्दा समझिए, जिंदा नहीं मुर्दा समझिए। तो ये कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। यहाँ पर एक्स जिंदा है और वाई मुर्दा है, तो ये भी कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। ये देखिए वाई इसका एक्स मर चुका है और वाई जिंदा है, तो ये क्या होगा, वाई अक्ष पर होगा। यहाँ पर देखिए एक्स खत्म है, 0 है और वाई बचा हुआ है, तो ये कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। यहाँ प्लस माइनस आपको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ एक्स वाई में देखिए कौन सा जिंदा है और कौन सा मुर्दा है, ये कहाँ पर होगा, वाई अक्ष पर होगा। ये देखिए ये जिंदा है ये मुर्दा है, ये कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। अब थोड़ा थोड़ा हम दिखा भी देते हैं, 4 0 कहाँ पर होगा, तो इस जगह पर होगा 4 0। अब जो है क्या कहता है 0 5, तो एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 0 5 यहाँ पर होगा। अब है 0 6, तो इसके और ऊपर होगा। 0 - 6 इधर होगा, 0 - 6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 तक लिखे थे ना, यहाँ -6 यहाँ पर होगा, यहाँ पर। ठीक है, देखिए वाई अक्ष पर है ना, ये वाई अक्ष पर है ना, 0 - 6 वाई अक्ष पर है ना, 0 5 देखिए ये एक्स अक्ष पर है ना। अब देखिए -5 0, अब ये कहाँ पर होगा, एक्स बराबर -5 और वाई बराबर -5 0, तो -5 0 कहाँ पर होगा, इधर देखिए इधर आएगा, यहाँ पर होगा, यहाँ -5 0 देखिए कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है ना, ये -5 0 यहाँ पर होगा, -5, 0 ये कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर ही है ना। तो इस प्रकार से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब इससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर जाने वाला नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसका सटीक जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 3, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है 2 3 8 6 7, इसका मध्यिका पूछा है, मध्यिका पूछा है, मध्यिका ज्ञात करना है। दोस्तों इसका मध्यिका क्या होगा, अब देखिए मध्यिका जो है, मध्यिका के लिए इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे, 2 3 6 7 8। अब मध्यिका किसको कहते हैं, बीच के मान को कहते हैं। मध्यिका किसको कहते हैं, बीच के मान को कहते हैं, कि जो बीच में हो, बीच के मान को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं, मध्यिका कहते हैं।
अब यहाँ पर देखिए अब बीच में क्या है, तो इधर से 2 ले लीजिए और इधर से भी 2 ले लीजिए। अब आपको पता होगा कि 6 कहाँ पर है, बीच में है। तो ये हमारा क्या हो गया, मध्य का हो गया। मध्य का बराबर कितना हो गया, 6। अब हमारा अंतिम 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 क्या दिया हुआ है, cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, निकालने क्या कहता है, tan a। हमने थीटा और a लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए cos थीटा दिया हुआ है और tan थीटा निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, cos थीटा बराबर b/h। इसको भी लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना है। cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, b/h और क्या हो गया 4/5। b बराबर गया 4 और h बराबर 5, तो हमको क्या निकालना है, p निकालना है। क्या निकालना है, p बराबर सूत्र क्या होता है, h² माइनस b², यानी कितना हो जाएगा, 5 है 25, डायरेक्ट लिख दें या नहीं, लिख देते हैं एक बार, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 5 है 25, 4 चौक 16, 25 में 16 गया 9 रूट अंडर, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए हमको p निकल गया 3। अब tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p/b, p बराबर 3 और b बराबर 4, ये हमारा हो गया आंसर 3/4। दोस्तों इस तरह के सवाल को भी इतना लंबा चौड़ा करके नहीं बनाना। cos थीटा बराबर b/h होता है। अब जान रहे हैं b और h है, p निकालना है, तो p बराबर मन ही मन जोड़िए कि h का स्क्वायर और b का स्क्वायर करना है। तो h का स्क्वायर 5 है 25 और 4 चक 16, 25 में 16 घटेगा 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी हमारा p जो है 3 निकल जाएगा बिना कलम उठाए। अब हमें tan थीटा का मान निकालने का हारा, तो tan थीटा का सूत्र हमने पढ़ा है, p/b होता है, तो यहाँ पर तो p हमारा 3 निकल गया और b तो यहाँ से पहले से हमको पता है कि b बराबर कितना है, 4 है, और h बराबर हमारा कितना 5 है, तो हम 3/4 लिख देंगे और ये हमारा tan थीटा बराबर 3/4 हो गया। इस तरह के सवाल को आप बिना कलम उठाए भी बना सकते हैं, जरा सा दिमाग को लगाना होगा, सोचना होगा। दोस्तों तो हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस 20 क्वेश्चन को आप यदि बढ़िया से देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, इससे हमारा मनोबल जो है बढ़ता है और अधिक से अधिक हमें वीडियो बनाने का मन करेगा। नहीं तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में सोचना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है। इसी के साथ मैं अब समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।